नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। कल आपने देखा कि एक बिल पेश हुआ नेशनल असेंबली के अंदर। जब बिल पेश हुआ इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम के लिए, वो बिल कमेटी को भिजवा दिया गया, पार्लिमानी कमेटी को। पार्लिमानी कमेटी के अंदर आज ये बिल डिस्कस हुआ और ये बिल डिस्कस होने के बाद उसके ऊपर वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद बिल के हक में 6 वोट आए, मुखालफत में 4 वोट आए, बिल पास हो गया। अब बिल का जो नेक्स्ट सफर है वो वापसी आ जाएगा। ये असेंबली के पास, नेशनल असेंबली के सामने पेश होगा। दोज हु आर इन फेवर ऑफ दिस बिल, पूछा जाएगा आयज। प्रेसिडेंट इन द हाउस सिंपल मेजोरिटी होती है। नाज़रीन, आम जो कानून साजी के लिए कोई 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। बिल यहाँ से पास होके सेनेट में चला जाएगा और उसके बाद जो है सदर पाकिस्तान के पास। अब देखते हैं कि कितने दिन इसके अंदर लगते हैं। लेकिन बिल जो है जब से आया है उसके बाद से इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है, क्योंकि वाज़े तौर पर इस बिल का मकसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों का, उसके ऊपर अमल दरामद होने से, अमलदारी से रोकना है। कोई उसमें दो राय नहीं। आप किसी से भी पूछें वो यही कह रहा है। अब बिल के अंदर है क्या, ये आपको हम बता देते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में नई तरमीम की जाएगी। एक तो ये एक्ट जो है फिलफौर नाफजुल अमल होगा और इलेक्शन एक्ट 2017 के आगाज नफाज से ही मुअस्सर बिल बाअमल मकसूद तसव्वुर किया जाएगा। बुनियादी तौर पर जिस तरह कल हमें वो शोएब शहीन साहब भी बता रहे थे, रेट्रोस्पेक्टिव, ये 2017 से इसको नाफजुल अमल जो है माना जाएगा जो ही ये बिल पास हो जाएगा। इस बिल के अंदर किसी दीगर कानून आला अदालती फैसले के बावजूद किसी उम्मीदवार ने जमात से सियासी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बयान हल्फी जमा ना करवाया हो तो वो जो तस्दीक करता हो कि वो इस जमात का उम्मीदवार है तो ऐसे शख्स को आज़ाद उम्मीदवार समझा जाएगा, ना कि किसी सियासी जमात का उम्मीदवार तस्वर किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद है अगर बाद में वो उम्मीदवार बाकायदा तौर पर दस्तखत करके एक गोशवारा जमा करवाता है और हल्फिया बयान देता है कि उसने किसी सियासी जमात के साथ जो है हिस्सा ले लिया है, तो वो उस जो है सियासी जमात का उम्मीदवार तस्वर नहीं किया जाएगा। किसी दीगर कानून आला अदालती फैसले के बावजूद अगर कोई सियासी जमात मुकर्रर मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा करवाने में नाकाम रहती है तो बाद में मखसूस नशिस्तों के कोटे के लिए अहल नहीं होगी। ये सिंपल सा नाजरीन वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, नंबर 1 के जी जो इंडिपेंडेंट्स वो नहीं थे, आपने क्यों डिक्लेयर किया, इलेक्शन कमीशन को कहा, वो जनाब उनको कह दिया कि जी ऐसा हो सकता है। फिर मखसूस नशिस्तें अगर लिस्ट नहीं जमा करवाई हुई, जो कि नहीं करवाई हुई थी, लिहाजा वो दोबारा जमा नहीं करवाई जा सकती। सिंपल सा मकसद ये है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होना। जब अता तारड़ साहब से कल पूछा गया कि ये आपने क्या किया है, तो बगैर किसी लगी लिपटी के उन्होंने बता दिया कि हमने ऐसा क्यों किया। पार्लियामान का ये इख्तियार है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव फैसला कर सकते हैं और किसी भी कानून का इतलाक, जैसे नैब के ऑर्डिनेंस का था जब इनिशियली आया तो उसका इतलाक पीछे से हुआ, तो मैं ये समझता हूं कि ये रेट्रोस्पेक्टिविटी जो है ये भी पार्लियामान का इख्तियार है। वो किसी भी कानून को जो उसकी एप्लीकेशन वाले सेक्शन होता है कि ये कब से अप्लाई करेगा, पार्लियामान उसका तयन कर सकती है और ये पार्लियामान बता सकती है कि इसका तयन कब से होना है। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी हमारे पास इख्तियार है, पार्लियामान ऐसा कर सकती है। फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने तो बिल्कुल इसके ऊपर और वजाहत के साथ बता दिया कि जो पार्लियामान है वो अब क्यों खड़ी हुई है, क्या मजबूरी बनी है पार्लियामान की। जब आइन से आप खेलेंगे और हम इस आइन से खलवाड़ का रास्ता रोकने के लिए कोई कानून साजी करेंगे तो आप कहेंगे जी आप फैसले के खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, हम करेंगे फैसले के खिलाफ। अगर वो फैसला आइन से मुतसादिम है, कानून से मुतसादिम है, तो ये जो आइन का हलफ हमने उठाया है, आइन की रखवाली है, आइन साज इदारा है, इसका फर्ज बनता है कि वो इस तरह की चीजों को रोके। लगती रहे तौहीन अदालत, तो हमें नहीं मालूम कि कल हमारे खिलाफ क्या हो जाएगा या किसको वो बुला लेंगे, लेकिन वक्त आ गया है और पार्लियामेंट को धकेल के लाई है अदलिया इस मकाम पे कि पार्लियामेंट पूरे कद के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी आईनी जो उसका मकाम है उसके साथ उठ खड़ी हो और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे और आइन से मनमाने तरीके से खेलने की इजाज़त न दे किसी को भी। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने वो असल जो डर है, खौफ है इस वक्त हुकूमती पार्टीज़ को कि अगर ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसके ऊपर अमल हो जाता है
तो फिर वो सियासी पार्टी जो एक लहलहाती हुई फसल के तौर पर सामने आ जाएगी, तो उसकी मौजूदगी में तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। लिहाजा उस फसल को उगने से पहले हमने रोकना है। फैसल चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमने उनको दावत दी है अपने प्रोग्राम में ये जानने के लिए कि ये कितना एक गैर मामूली अमल देख रहे हैं या एक रूटीन का प्रोसेस है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। एक तो सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान के केस लॉ के अंदर कोई ऐसी मिसाल आपको मिलती है कि फुल कोर्ट बेंच का फैसला वाज़े तौर पर मौजूद है, फैसले के ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं, किसी को भी हो सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, बहस हो सकती है, लेकिन फैसला इन फील्ड है। उसके मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट से एक कानून साजी हो रही है और एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट कानून साजी इस अंदाज से की जा रही है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको रोकना है। क्या हमारे केस लॉ के अंदर कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ऐसा हो सकता है, पार्लियामान कर सकती है? नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। नहीं, देखिए खबर इस किस्म की तो जो बात है वो पहले कभी नहीं हुई है। ये बात ठीक है कि कानून साजी में अंडू की जा सकती है जो भी जजमेंट्स का इफेक्ट होता है, यानी जो इफेक्ट्स हैं वो कभी भी फ्यूचर में प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है उनको तो रोका जा सकता है। लेकिन ये तो अगर आप ये कहें कि अगर अदालत जो है वो पूरा प्रोसीजर करती है, एविडेंस लेती है और उसके बाद फैसला जो है वो देते हैं और किसी को कल्प्रिट डिक्लेयर कर देती है, तो क्या जो पार्लियामेंट है उसको अंडू कर सकती है? तो ये जो सारी एक्सरसाइज है इसमें ये इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो भी अदालत नहीं देखना है। और जो प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक अब अगर कोई फैसला पसंद ना आए तो उसको लेके अपने इख्तियारात को इस तरह से इस्तेमाल करना कि एक इदारे को ही आप नीस्तो नाबूद करने के लिए अगर तैयार हो जाएं तो फिर तो ये सिस्टम चल नहीं सकेगा। अभी आपने देखा अमेरिका में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के हक में एक फैसला दिया, उसमें काफी जो है वो शोर मचा है, लेकिन वहां पे कोई कानून साजी तो नहीं की गई। उनकी रिफॉर्म्स का एक वो बात करते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है नए इलेक्शंस के बाद आएगा। दूसरी बात यह खबर एक देखिए, ये जो सारे सिलसिले हैं ये पॉलिटिकल भी है एसेंशियली, यानी अगर पूरी तरह से सियासी नहीं है तो आईनी तौर पे कोई भी मामला होता है वो सियासी जरूर होता है। तो एक पार्लियामेंट जो है वो अपनी एक ऐसी चीज को छुपाने के लिए अगर वो लेजिटिमेसी का जो क्राइसिस है उसको भी आप मद्देनजर जरूर रखिएगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये सारे हैं, लेकिन इसमें मुझे केसेस रिसेंट हिस्ट्री में तो एक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट GIDC का केस है, उसमें भी इसको किया गया था, इसी किस्म की रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाने की कोशिश की गई थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मेरे ख्याल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है वो भी जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है उसको भी वो बताया गया था होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। चौधरी साहब सवाल कर लीजिएगा। फैसल चौधरी साहब, अब इतना आपकी प्रैक्टिस होगी है ऑन जॉब, तो ये हुकूमत जो है ये करना क्या चाहती है? आइन और कानून को फॉलो करने के तैयार नहीं है। 11 रुकनी बेंच जो है एक फैसला दे और उसको अनडू करने के लिए ये रिगमरोल करके ये इधर से उधर से चक्कर चला के कि अब ये होगा वो होगा, उसका जो दे देगा वो लिस्ट नहीं देगा, और भाई आइन कहाँ जाएगा? तो आप इसको आइन की जो वायलेशन कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में मुल्क में आइन और जमहूरियत कैसे चलेगी? देखिए चौधरी साहब, पहले तो इस हुकूमत ने सियासी अदम इस्तेहकाम का पॉलिटिकल क्राइसिस है, रिलेटेड क्राइसिस है, फिर इन्होंने कहा कि नहीं वो काफी नहीं है, तो लिहाजा एक अदालती ग्राफ है। तो बात यह है कि मैंने अर्ज क्या कर रहा हूँ कि शायद ये इल एडवाइज है। देखिए गुस्से में होने वाली कोई भी चीज तो पूरी नहीं होती। मुझे पता है कि इस किस्म की जो ये सजेशंस कहाँ से आ रही हैं, मेरा बड़ा ताल्लुक है उन साहब से, लेकिन वो भी गुस्से में है क्योंकि माजी में उनके साथ अदालतों ने ज्यादती की है। अब बात यह है सर कि एक निज़ाम है, उसमें अगर आपको पसंद है या नहीं पसंद है, बज़ौर बाजू तो ये निज़ाम चलेगा नहीं। जाहिर है जिसके ऊपर आपने 25 करोड़ लोगों के ऊपर ये निज़ाम लागू करना है तो उनकी मर्जी के बगैर तो ये होगा नहीं। डेमोक्रेसी में जो लोग कहते हैं वो मानना तो पड़ता है। किस हद तक जो है ये इसीलिए आपने देखा चौधरी साहब की पीपल्स पार्टी भी
कायमा कमेटी की मीटिंग में नहीं आई और JUI ने रेफरेन किया? उन्होंने क्यों किया? अगर ये इतनी ही लेजिट जो है, लेकिन ये कोई रवैया नहीं है। चलें, ये तो सामने आ गया। नकवी साहब सवाल कर लीजिएगा। नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है, शुक्रिया। अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि बल्कि आप पहले ये बताइएगा कि क्या आपने को आज तक इस तरह का कोई फैसला देखा है जिसमें यानी इम्प्यून ऑर्डर को अदालत ने सेट असाइड किया हो और अपील्स को डिसमिस किया हो, या ये आपकी भी जो काफ़ी प्रैक्टिस है माशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो आप केसेस में पेश होते हैं, तो क्या आपने भी अपनी नौयत में पहली मरतबा इस किस्म का फैसला सुना है, या पहले ऐसी कोई प्रैक्टिस रही है जहाँ पर इम्प्यून ऑर्डर सेट असाइड हुआ हो और अपील्स भी डिसमिस हुई हो? नहीं, मैं सॉरी हसन, आपकी बात समझ नहीं कि इम्प्यून ऑर्डर सेटिस्फाइड और अपील पे डिसमिस हो, ये होता तो है। अगर इम्प्यून ऑर्डर जो है वो डिसमिस हो और अगर उसके खिलाफ कोई अपील आए और वो जज साहबान समझे या रिव्यू में नजरसानी कि वो बात नहीं बन रही है और लीगली उनका फैसला दुरुस्त था, तो फिर लामहला तो वो अपील डिसमिस ही होगी। तो ये इम्प्यून ऑर्डर और अपील्स का इकट्ठा जो करना है, मैं माजर चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड नहीं समझ सका आपके सवाल की। अच्छा, वो समझ सके। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था ना जी 5 रुकनी बेंच का, वो 5 रुकनी बेंच के फैसले को जो है वो सेटिस्फाइड किया इसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, फुल कोर्ट ने, और उन्होंने अपील्स को भी डिसमिस कर दिया और सीटें जो है वो देने का फैसला कर दिया 187 का इस्तेमाल करते हुए कि जी ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं बनती। ठीक है।